हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटी का देखिए अध्याय 2 है। यहाँ पर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिकाएं। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन है हमारे भारत में। तो यहाँ पर देखिए जो लोग होते हैं उनकी ये अपेक्षा रहती है सरकार से कि वह उनके लिए कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे, मतलब पढ़ेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग सरकार से आशा रखते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें, तो देखिए शिक्षा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए सरकार को, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने चाहिए, रोजगार के अवसर सभी को देने चाहिए, गृह निर्माण, जिनके पास घर नहीं है उनको रहने के लिए घर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि सरकार की ये भूमिका होनी चाहिए। ये देखिए गाँव के लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं, कुछ शहरों के लोग, कुछ डॉक्टर यहाँ पर चित्रों के माध्यम से देखिए दिखाए गए हैं। आगे देखिए स्टार्ट करेंगे, स्वास्थ्य है क्या। तो यहाँ पर देखिए अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें कि स्वास्थ्य होता क्या है, तो सभी के दिमाग में यही आता है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम ये स्वास्थ्य है, मतलब अगर कोई बीमारी नहीं तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो देखिए स्वस्थ रहने का सिर्फ यही मतलब नहीं कि कोई बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ होगा। स्वस्थ रहने से मतलब बहुत सारी चीज़ों से आता है। जैसे ही अगर लोगों को मान लीजिए कि पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल रहा है, तो वो लोग क्या स्वस्थ रहेंगे? नहीं, वो लोग भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। भले ही उनको कोई बीमारियाँ नहीं है, लेकिन भविष्य में बीमारियाँ तो होंगी, तो वो भी देखिए यहाँ पर स्वस्थ नहीं हैं। दूसरी ओर अगर बात करें, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़ रहा है, तो वो भी देखिए एक प्रकार के स्वास्थ्य नहीं हैं। तो कई पहलुओं से स्वास्थ्य को यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट है देखिए भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। कौन कौन सी भारत में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है सब कुछ कि आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। तालिका में देखिए दिया हुआ है, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। तो देखिए संसार भर में सर्वाधिक जो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ हैं, तो हमारे भारत में ही है, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो तैयार किए जाते हैं हमारे भारत में ही तैयार किए जाते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई है। तो देखिए दोगुना हो गई है 2017 में बढ़कर, अच्छी बात है ये। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। तो देखिए भारत में बहुत सारे अस्पताल हैं, कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जिनकी तुलना संसार में सर्वश्रेष्ठ रूप में की जाती है। जैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे बहुत से अस्पताल होते हैं जिनकी तुलना की जाती है संसार भर में सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। मतलब निर्यात मतलब बाहर भी बेची जाती हैं। तो ये देखिए कितना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत विश्व में किन दवाइयाँ निर्मित करने में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा सबसे बड़ा देश है, तीसरा स्थान है भारत का। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। तो देखिए ये एक निगेटिव पॉइंट है, डॉक्टर तो बहुत हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, लोगों को शहरों की ओर जाना पड़ता है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। तो देखिए तपेदिक का इतना इलाज चल गया है, फिर भी लोग इससे मर रहे हैं।
हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचरणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। संचरणीय बीमारियां देखिए वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती रहती हैं, तो पानी के द्वारा भी देखिए होती हैं। जैसे हैजा हो जाता है, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ये सभी संचरणीय बीमारी के अंतर्गत आती हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वो कमज़ोर रहते हैं, उन्हें बीमारियां हो जाती हैं। तो देखिए काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे ज़्यादा भारत में एक तरफ तो डॉक्टर बनते हैं और दूसरी तरफ देखिए कितनी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है, बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, ये सारी कमियां ही हैं। नेक्स्ट देखिए अगर बात करें कि बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए देखिए विभिन्न सेवाएं चाहिए होता है, जैसे अच्छा स्वास्थ्य केंद्र हो, अच्छी प्रयोगशालाएं हो परीक्षण के लिए, एम्बुलेंस की सुविधा हो, ब्लड बैंक हो, सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बीमारियों से बचाव के लिए। तो एक तरफ तो देखिए भारत में बहुत सारे डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल, सारी चीज़ें हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव भी है डॉक्टरों के पास। तो दूसरी तरफ वहीं पर देखने को मिलता है कि देश में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब है। तो देखिए दोनों ही पहलू देखने को मिलते हैं यहाँ पर। एक तरफ तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर भारत में ही प्रशिक्षित होते हैं और दूसरी तरफ सकारात्मक विकास के लिए जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में ये लोग असमर्थ हैं। अब देखिए ये एक विरोधाभास की स्थिति बन जाती है कि एक तरफ तो सारी सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो इस अध्याय में देखिए इसके कुछ कारणों को हम जानेंगे कि क्यों लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्ग में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये कहानी पूरी दी हुई है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने शब्दों में मैं आपको इसको बताए दे रही हूँ। एक इलाज का खर्च। यहाँ पर देखिए अमन और रंजन दो लड़के थे, दो जो एक अच्छे मित्र थे। रंजन का परिवार साधन संपन्न था, जबकि अमन के जो माता पिता थे जैसे तैसे गुजारा करते थे, मतलब गरीब परिवार से थे। अमन और रंजन को देखिए दोनों को यहाँ पर वायरल फीवर होता है, जिसमें रंजन जो था साधारण संपन्न परिवार मतलब बड़े परिवार का था। वो एक जिस हॉस्पिटल में जाता है वहाँ पर उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तुरंत ही वो ठीक हो जाता है। लेकिन रंजन एक सरकारी अस्पताल में जाता है जो सरकार के द्वारा जिसका चलाया जाता है। तो रंजन सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर देखिए उसको बहुत काफ़ी समय लगता है ठीक होने में। तो यही पूरी कहानी है यहाँ पर, इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसका जो PDF है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। देखिए उसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएँ। उपयुक्त कहानी में समझ गए होंगे, जैसे जो रंजन था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, जबकि जो अमन था वो सरकारी में जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। तो देखिए दो वर्गों में बांट सकते हैं हम स्वास्थ्य सेवाओं को। एक तो हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा हो गया निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण क्षेत्र दोनों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। तो देखिए जो सार्वजनिक सेवाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, शहरों में भी ये अस्पताल होते हैं, गांव में भी होता है। तो गांव में देखिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, केवल एक स्वास्थ्य केंद्र होता है और वहाँ पर एक नर्स रहती है। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए वहाँ उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, नर्स जो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हो जाती हैं। और अगर बात करें यहाँ पर हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं की, तो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने खोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ से आपको सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं समझ में आ गया होगा कि सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो एक श्रृंखला होती है उनकी, तो उसको सरकार द्वारा चलाया जाता है। उसमें सभी लोगों का इलाज होता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, सभी जगह सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की जाती है। और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो देखिए जो डॉक्टर होते हैं पढ़ लिख जाते हैं, किसी चीज़ के विशेषज्ञ बन जाते हैं, वो अपनी खुद की हॉस्पिटल खोल लेते हैं, निजी स्वास्थ्य केंद्र खोल लेते हैं और वही निजी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आ जाता है। शहरी क्षेत्र में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में ही कुछ मिल जाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में बड़े बड़े डॉक्टर विशेषज्ञ आपको मिल जाते हैं।
जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं, देखिए याद रखिएगा, स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांटा गया है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं। यहाँ पर देखिए ये एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत है, ये देखिए यहाँ पर दिखाई गई है। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। तो यहाँ पर देखिए कितनी खराब तरह से इनको कोई व्यवस्था नहीं देखिए यहाँ पर दी हुई है, बस एक फोल्डिंग है और उसी में अपने बच्चे को लेकर लेटी हुई है। यहीं पर मैं आपको शहरी क्षेत्र के दिखा दूँ, निजी अस्पतालों को दिखा दूँ, तो देखिए ये निजी अस्पताल हैं, इनके लिए धन ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। जिन लोगों के पास पैसा होता है, पैसे वाले जो होते हैं वही निजी अस्पतालों में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो यही दोनों में अंतर होता है। जैसा कि इनके नाम से ही ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। तो देखिए जो गरीब लोग हैं वो तो निजी अस्पतालों में जा नहीं पाएंगे, तो उनके लिए तो सरकारी ही है, और सरकारी में उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यही कारण है कि हमारे देश में इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं, फिर भी लोगों को इसकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। तो देखिए जो लोग, जिनके पास पैसा है उनके लिए तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं, और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो ये देखिए हमारे देश की स्थिति, सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। कुछ निजी सेवाएं देखिए अधिक पैसे कमाने के लिए, उनको तो यही रहता है कि हम कितना ज़्यादा पैसे कमा लें, तो अधिक पैसे कमाने के लिए गलत कार्यों को भी प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं होते लोगों के लिए। जैसे देखिए कुछ चिकित्सक ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन दे देते हैं, साथ ही में जिन दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती उन दवाइयों को भी लिख देते हैं, ज़बरदस्ती के टेस्ट करते हैं। तो ये सब वो पैसे के लिए करते हैं, जो सबके लिए ज़रूरी नहीं है और सही नहीं है। ये सभी चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये है कि भारतीय आयुर्वेद विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। मतलब ज़बरदस्ती का कुछ डॉक्टरों को नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही दवाइयाँ देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया गया है जन औषधि मेडिकल स्टोर का। तो देखिए सरकारी अस्पतालों में रहते हैं, कुछ बाहर भी मिल जाते हैं जन औषधि केंद्र, जिसमें जो दवाइयाँ होती हैं थोड़ा सस्ती मिल जाती हैं। वही दवाइयाँ जो मार्केट रेट में आपको थोड़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, जन औषधि केंद्र में वो सस्ती मिल जाती हैं। साथ ही उत्तम दवाई, मतलब अच्छी दवाई वहाँ पर मिलती है। तो अगर हो सके तो वहीं से दवाइयाँ आप लोग लिया करिए। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी पर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं और अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। तो देखिए निजी अस्पताल हैं उन्हीं की ज़्यादा संख्या है और वहीं पर इलाज अच्छा होता है, तो लोगों को वहाँ जाना ही पड़ता है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बीमारी होने पर दवाई के लिए उनको पैसे उधार लेना पड़ता है। जो नॉर्मल लोग हैं देखिए वो भी इनकी दवाई से डरते हैं, मतलब निजी अस्पतालों में दवा करवाने से, क्योंकि वहाँ का खर्चा इतना ज़्यादा हाई होता है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे बड़ी बात भी यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। तो देखिए गरीबों के पास एक तो पैसा भी नहीं रहता और दूसरा उनके बीमार पड़ने की भी संभावना अधिक रहती है, क्योंकि उन्हें उचित पोषक तत्व तो पहले से ही नहीं मिले हुए होते हैं। उनके लिए देखिए यहाँ पर कितनी कठिनाई की बात होगी। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों का बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। तो देखिए और भी कई चीज़ें होती हैं दवाइयों के अलावा।
जिससे लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिलता। जैसे अगर महिलाओं की बात की जाए तो बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां अगर वो बीमार हैं तो बीमार पड़ी रहती हैं और उनको टाइम से अस्पताल नहीं ले जाया जाता। और देखिए कुछ आदिवासी क्षेत्र भी ऐसे होते हैं जहां पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं ठीक से चल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में कोई नर्स वर्स जो होती है वो भी नहीं ठीक से उपलब्ध हो रही है। तो कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। क्या किया जा सकता है? इनमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीन को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर, उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। कैसे संभव है? अगले पृष्ठ में देखिए दिया हुआ है। यहाँ पर सरकार का ये कार्य है कि सभी को वो उचित व्यवस्था प्रदान करे। केरल का अनुभव। केरल में देखिए केरल का अनुभव यहाँ पर एक व्यक्त किया गया है, इससे कुछ चीज़ें क्लियर होगी। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गाँव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। तो देखिए केरल का अनुभव, केरल में कुछ अच्छे प्रयास किए गए हैं, वही उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिससे हम अपने देश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको सुधार सकते हैं। साथ ही में स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें। केरल से संबंधित है कि केरल के बारे में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं, कैसे वहाँ कुछ सुधार किए गए, पूर्ण रूप से वो भी नहीं हुए हैं, कुछ सुधार किए गए हैं, तो यहाँ से आप जान सकते हैं। एक देखिए यहाँ पर कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका एक देश है, इसके बारे में भी देख लीजिए। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कहाँ का देखिए देश है कोस्टारिका? मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। तो देखिए कोस्टारिका ने निर्णय लिया कि कोई भी सेना नहीं रखेंगे, सेना पर जो खर्च होगा वो लोगों पर खर्च करेंगे। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश को स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का देखिए सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास आदि। स्वास्थ्य की सेवाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो मतलब जब शिक्षा जो दी जाती है उसमें स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कोस्टारिका एक ऐसा मध्य अमेरिका का देश है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाता है। काफ़ी सारे उसने प्रयास किए, देखिए सारा यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ से देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।